Press the bell icon on the YouTube app and never miss. हाय एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप तमाम लोगों का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो अब तक आपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि कैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया, राज पावर शक्ति राजा से जनता के हाथ में ट्रांसफर हो गई थी। तो ये जो राजा से जनता के हाथ में पावर का ट्रांसफर हुआ, उसको ही तो रिवॉल्यूशन कहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। कस्टम ड्यूटीज एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में जो लगते थे, सब स्वाहा कर दिए गए। साथ साथ में वहाँ पे आप देखा आपने कि नापने का तौलने का पैमाना पूरे देश में एक हो गया, मीजर एक हो गया। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद रिवॉल्यूशनरीज ने देखा कि हमारा तो यहाँ मिशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है, वाई शुड वी नॉट गो टू सम अदर कंट्रीज। तो उन्होंने सोचा कि कोई और कंट्रीज में भी हम जाते हैं, वहां पे भी अपना मिशन को फैलाते हैं। रिवॉल्यूशनरीज ने ये डिक्लेयर किया कि ये हमारा मिशन है। क्या मिशन है? फ्री करना, टू फ्री द पीपल, लोगों को फ्री करने के लिए। कौन से लोगों को फ्री करने की बात हो रही है? कौन से जंगल में है वो, कौन से पिंजरे में है वो अदर यूरोपियन कंट्रीज की लोगों की बात हो रही है। अदर यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को फ्री करना मिशन डिक्लेयर कर चुका है कौन लोग? रिवॉल्यूशनरीज लोग। यानी इन लोगों ने मन बना लिया है कि हम यूरोपियन कंट्रीज जो फ्रांस के अलावा भी है, वहाँ के लोगों को भी आज़ादी दिलाएंगे। किससे? डेस्पोटिज्म से। सुनने में आजकल एक कॉमन वर्ड चल रहा है नेपोटिज्म, उस तरह ही लगता है, लेकिन असल में डेस्पोटिज्म का मतलब कुछ और था। डेस्पोटिज्म मतलब राजशाही तो चलेगी, राजतंत्र तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही निरंकुश है, ऑलमोस्ट लिमिट पार करके निरंकुश है। ये जो सिस्टम कहलाता है डेस्पोटिज्म कहलाता है, यानी जनता पे अत्याचार जिसे हम कह सकते हैं। तो ये तो रिवॉल्यूशनरीज का मिशन था। सीधी सी बात है, अगर आप कुछ चाह रहे हैं, आपका मिशन है, किन लोगों को आज़ादी दिलाना चाह रहे हैं? यूरोप के लोगों को, अदर यूरोपियन कंट्रीज को। आप ये सिंपल सा लॉजिक जानते हैं कि अगर आप किसी को अत्याचार से, जुल्म से आज़ादी दिलाना चाहते हैं, स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा कंडीशन तो ये है कि जिनके लिए आप लड़ने वाले हैं वो खुद भी तैयार हो कि हाँ हमारे लिए आप लड़िए, वरना ये लड़ाई कभी भी आगे नहीं जा सकती। तो अब होता क्या है, रिस्पॉन्स समझ लेते हैं कि जब ये फ्रेंच आर्मीज ने ये मिशन डिक्लेयर किया तो क्या इन लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा था। जो हॉलैंड, बेल्जियम, ये इस देश के जो लोग थे, स्पेशली स्टूडेंट्स तो आप जानते ही है, दुनिया में बड़े बड़े जो रिवॉल्यूशन आए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, क्रांति आई है, सरकारों का तख्ता पलट किया गया है, उसमें स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है जी। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, सवाल करते हैं और चीज़ों को बदलना भी जानते हैं अगर उन्हें वो चीज़ सही नहीं लगती। तो स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास, पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोगों ने वेलकम किया फ्रेंच आर्मीज को, कहा कि आप आइए। उन्होंने पूरा माहौल तैयार कर दिया कि यू कम हेयर एंड फ्री अस फ्रॉम डेस्पोटिक रूलर्स। ये जो डेस्पोटिक रूलर्स है, इससे हमें पूरी तरह से मुक्ति दिलाई है, हमें उन्मुक्त गगन में सांस लेने दीजिए। ये थिंकिंग थी किन लोगों की? जो अदर यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे। तो यहाँ पे तो वैसे ही बात हो गई कि आप जाना चाह रहे जहाँ पे और वहां के लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, तब तो जबरदस्त होने वाला है ये। तो अब तक हम लोग ये जान चुके थे कि कैसे फ्रेंच आर्मीज जब अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज को जा रही थी तो वहां उनका पूरे खुले हाथों से स्वागत किया जा रहा था। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे फ्रांस में जब सत्ता का हस्तांतरण होता है, परिवर्तन होता है सत्ता का, तो उसका क्या असर देखने को मिलता है। देखिए, अब आगे हम लोग बात करेंगे नेपोलियंस रूल की। तो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, तो आप वहां जानते होंगे कि पहले तो मोनार्की सिस्टम चल रहा था। लुइस 16 साहब थे, उनके जाने के बाद क्या हुआ? वे जाने के बाद, उनको हराने के बाद, हटाने के बाद जो रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें जैकोबिन गवर्नमेंट आई। एक साल वो रहती है, उसके बाद डायरेक्टरी रूल्स रहता है। और डायरेक्टरी रूल में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती है, कोई स्थिरता नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे आपस में लोगों के बीच में कोई सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बेटर तरीके से नहीं होता है, जिसका फायदा नेपोलियन उठाता है। नेपोलियन बोनापार्ट कैसे उठाता है? ये होता है मिलिट्री का कमांडर, और धीरे धीरे इसका वर्चस्व बढ़ते जाता है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ते जाती है। तो इसी अस्थिरता का, इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए
उसने सत्ता पे अपना दावा बोल दिया और उसने सत्ता एक तरह से हथिया ली। अब नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेपोलियन का जन्म हुआ था फ्रांस के ही एक जगह है कॉर्सिका नामक द्वीप पे। कॉर्सिका एक ऐसी जगह है जिसको फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। तो नेपोलियन के फादर और मदर ये सब एक तरह से फ्रीडम फाइटर थे कॉर्सिका के। ये लोग फ्रांस के खिलाफ लड़ रहे थे कॉर्सिका को आज़ादी दिलाने के लिए, और नेपोलियन को भी इसी विचारधारा के अनुसार पाला गया, आर्मी वगैरह में भेजा गया कि किस तरह से तुमको फ्रांस के खिलाफ लड़ना है। और उन्होंने कोशिश भी की एक बार, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो फाइनली फिर ये माइंड बना दिया गया, उनके पापा मम्मी ने ये कहना शुरू किया कि बेटा अब छोड़ दो, अब ये करना है कि हमें जो है फ्रांस के साथ ही मिलकर रहना है, हमें आज़ाद नहीं होना। तुम्हें इतना ऊंचा पोस्ट दिया गया है, अहदा दिया गया है, तुम इस कंट्री के साथ ही रहो। तो अब नेपोलियन ने ये करना शुरू कर दिया कि अब कंट्री के लिए पूरी तरह से तन मन धन से काम करना शुरू किया। तो फिर फाइनली जो है जनता ने भी उनको एक्सेप्ट किया, और नेपोलियन को जब उनकी सरकार आई 1804 से 1815 तक रही, तो उस बीच में उसने बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, सुधार लाए। आइए समझते हैं उनमें से कुछ रिफॉर्म्स के बारे में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिविल कोड, जिसको 1804 में लागू किया गया। इसे हम लोग नेपोलियोनिक कोड भी कहते हैं। नेपोलियोनिक कोड, नेपोलियोनिक कोड का मतलब हुआ ऐसा कोड जिसको नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था। कोड मतलब यहाँ पे लॉ हो रहा है, तो सिविल कोड ऑफ नेपोलियन। कई बार परीक्षा में से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ही आसान टॉपिक है नेपोलियोनिक कोड। तो आइए समझते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। एक था इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट मीन्स दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, कलर, व्हाटएवर। तो कानून के सामने हर कोई बराबर है। दूसरा, रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी बर्थ के आधार पे जो खास राइट आपको मिलते हैं। प्रिविलेजेस का अर्थ होता है विशेष अधिकार। तो जिस भी तरह के विशेष अधिकार किसी खास जाति में, आप क्लर्जी में पैदा हुए, फर्स्ट स्टेट में या सेकंड स्टेट में पैदा होने की वजह से मिल रहे हैं, वो सब छीन लिए गए। बहुत राज आपका चल गया, ये सब छीन लिए गए। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी बोले तो प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का अधिकार दिया गया। तो सिविल कोड को नेपोलियोनिक कोड भी कहते हैं, और इसमें तीन बातें आएगी। एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, और तीसरा राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसको याद करने से संबंधित एक फॉर्मूला का इजाद किया गया है। इसमें काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, कुछ मेरा भी दिमाग है, कुछ हमारे स्टूडेंट्स का भी दिमाग है। वो है फॉर्मूला, उसको जो निकल के आपके सामने आया, एक तो आइंस्टाइन साहब ने निकाला था E=mc²। खैर उनसे मैं मुकाबला कर भी नहीं सकता, उन्होंने तो प्रूफ किया था, बहुत सारी चीज़ें की थी। हम लोगों ने सिर्फ इसको समझने के लिए एक निकाला। तो C=EP²। C=EP² का क्या मतलब हुआ? C स्टैंड फॉर सिविल कोड, ठीक है। E स्टैंड फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ, E स्टैंड फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ। P² मतलब दो बार P यूज हुआ, एक P यूज हो रहा है प्रिविलेजेस के लिए और दूसरा P यूज होगा, एक P यूज हो रहा है प्रिविलेजेस के लिए, दूसरा P यूज होगा प्रॉपर्टी के लिए। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब कानून के सामने सारे लोग बराबर। P फॉर प्रिविलेजेस का मतलब हुआ कि तमाम तरह के विशेष अधिकार को छीन लिया जाएगा, और P फॉर प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि हर किसी को राइट टू प्रॉपर्टी दिया जाएगा। तो C=EP²। एक बार फिर से देख लेते हैं। C फॉर सिविल कोड, E फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ, P फॉर privileges based on birth is taken away, and then right to property, that is the another P। another P का मतलब क्या होगा? right to property। इसके अलावा भी कुछ और रिफॉर्म्स किए गए थे, जैसे कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, किसे गिल्ड कहते थे आइए समझते हैं। गिल्ड कहते हैं कि कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो किसी चीज को बना रहे होते, मार्केट में सेल कर रहे होते, उसके ग्रुप होते हैं। जैसे मान लीजिए सीमेंट का एग्जांपल लीजिए कि शहर में सीमेंट की कोई एक ग्रुप बनी हुई है, कोई एक गिल्ड बनी हुई है, उसको हम लोग सीमेंट के ग्रुप वाले को सीमेंट के गिल्ड कह सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि तमाम तरह के जो पूरे शहर में सीमेंट कितना प्रोडक्शन होगा, कितना सप्लाई होगा, कितना प्राइस होगा,
सारा चीज कंट्रोल करके रखते हैं, इसको गिल्ड कहते हैं। तो इन लोगों पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जिसको इन्होंने हटा दिया, जिससे क्या हुआ, बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई। ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम था, कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था, यानी कि पोस्टल सर्विसेज आप कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो आप कह सकते हैं सुविधा, ये सारी चीजों को इसने बहुत ही बेटर कर दिया। आप समझते हैं कि जो सिविल कोड लाया था और इतना सारा रिफॉर्म किया था नेपोलियन ने, तो इसका क्या देखने को मिला यहाँ पे। नेपोलियन के बारे में एक बात आप याद रखिए, उस बहुत ही हिम्मत वाला आदमी था, बहुत ही बहादुर था। उसका एक लाइन था, उसने कहा था कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड ओनली टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ द फूल्स, यानी असंभव केवल एक ऐसा शब्द है जो केवल और केवल मूर्खों के डिक्शनरी में शब्दकोश में ही देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है कि इसने इसका रिस्पॉन्स क्या होता है नेपोलियनिक कोड को लागू करने का। पहले हम लोग बात करते हैं फ्रांस के। तो फ्रांस में जो किसान थे, वर्कर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको तो बहुत मजा आ रहा था। ये नया फ्रीडम उनके लिए बहुत ही बेहतर था। दे लाइक्ड इट। उन्होंने कहा कि सब चंगा से, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अब कॉन्कर्ड रीजन की बात की जाए तो जहां पे इन्होंने कब्जा किया हुआ था, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, वहां के लोगों का रवैया क्या था। शुरुआत में तो बहुत सब चंगा सी था। यहां भी इनिशियल में रिस्पॉन्स वॉज वेरी गुड। इनिशियल में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, सबको अच्छा लग रहा था कि चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन धीरे 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 लेटर में इनको समझ में आ गया कि मामला बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो लेटर में रवैया इनका भी चेंज हो गया और ये हॉस्टाइल रिएक्शन देने लगे। हॉस्टाइल मतलब गुस्से वाला, नेगेटिव रिएक्शन सामने आने लगा कॉन्कर्ड रीजन के लोगों का। अब इसके पीछे का कारण क्या कि ये लोग गुस्सा में क्यों आने लगे कॉन्कर्ड रीजन वाले लोग, इसका 3 कारण है। पहला कारण जो है वो ये है कि ये लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था। फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू आर्मी वाज हैपनिंग। जो हमने नेशनलिज्म इन इंडिया केस में इंडिया में देखा था कि कैसे अंग्रेज लोग भारत के गांव से युवकों को, नौजवानों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर रहे थे, ठीक यहाँ पे वही काम नेपोलियन कर रहा था। सेकंड, इसने टैक्स बढ़ा दिया था। यही चीज इंडिया में भी हुआ था, मैंने पढ़ाया था कि टैक्स बढ़ा दिया गया था। तीसरा, सेंसरशिप कर दी गई थी, यानी अगर आपको नेपोलियन का राज पसंद नहीं है एंड यू आर क्रिटिसाइजिंग इट, आप इसके खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो संभल जाइए, क्योंकि आप बोलने और संभलने, लिखने, सोचने लायक छोड़े नहीं जाएंगे, यानी आपको फिर अत्याचार होगा, आपको रिप्रेस किया जाएगा। तो सेंसरशिप लगा दी गई थी। इसकी वजह से और ज्यादा हॉस्टिलिटी, इनके खिलाफ नेगेटिव रिएक्शन बनना शुरू हो गया, जो आगे चल के हम लोग समझेंगे कि आगे इसका क्या रिजल्ट आया। आई होप कि यहां तक सब समझ में आपको आ गया होगा। एक बार हम फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाया गया नेपोलियन के रूल के टाइम में। उसको सिविल कोड एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। इसका 3 इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें 3 प्रोविजन है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ और राइट टू प्रॉपर्टी। इसे शॉर्ट में C=EP² से हम लोग याद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शंस और भी हटा दिए गए। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटाए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटर कर दिया गया। इसका रिस्पांस फ्रांस में तो ये हुआ कि ज्यादातर लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन बाहर जो कॉन्कर्ड रीजन की बात हुई थी, जहां उसने फतह किया था विजित देशों की बात यह हुई कि शुरुआती रिएक्शन बहुत अच्छा था। इनिशियल में लोग बहुत पसंद कर रहे थे कि वाह सब चंगा से, बहुत जबरदस्त। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इनके खिलाफ मन जहन बनाना शुरू कर दिया। इसके पीछे का कुछ कारण था। पहला कारण जबरदस्ती आर्मी में भर्ती, दूसरा टैक्स बढ़ा देना, और तीसरा सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी कुछ भी नहीं। तो इसकी वजह से ही यहाँ पे लोगों के प्रति नेगेटिव रिएक्शन हुआ। लोगों का नेपोलियन के प्रति नेगेटिव रिएक्शन सामने आया देखने को। इसमें क्वेश्चन अगर आता है कैसे आएगा कि व्हाई डिड द रिएक्शन ऑफ द conquered region people, the people of the conquered region became hostile, तो उसका रीजन आप लिख सकते हैं। नेपोलियन का सिविल कोड से क्वेश्चन आता है, आसानी से बना लीजिएगा आप। आई होप कि आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।